आज के लेक्चर में हम फ्रोबेनियस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 20 और 24 को सॉल्व करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने इंग्लिश में डिलीवर किए थे, लेकिन व्यूअर्स की फरमाइश पे अब मैं ये लेक्चर्स उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। YouTube एक नया फ़ीचर इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिस फीचर के इंट्रोड्यूस होने के बाद एक ही वीडियो में मल्टीपल लैंग्वेजेस की डबिंग की जा सकेगी। जैसे ही ये फीचर YouTube प्रोवाइड कर देगी तो हम इन लेक्चर्स में इंग्लिश की डबिंग भी ऐड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं स्टेट कर रहा हूँ फ्रोबेनियस थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी और जिसका इस्तेमाल करके आज हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रोबेनियस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक 2 वेरिएबल का फंक्शन है और वो कंटिन्यूस है ओवर द रेक्टेंगुलर रीजन R, तो उसका जो डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R है वो इन 2 आइटरेटेड इंटीग्रल्स के इक्वल हुआ करता है। F के डबल इंटीग्रल ओवर R को आप इनमें से किसी भी एक आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो और जिस डोमेन पे फंक्शन डिफाइन हो वो डोमेन एक रेक्टेंगुलर रीजन हो। आज हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने इस डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। इस डबल इंटीग्रल को हम इन 2 में से किसी भी आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं वो फार्मूलाई स्टेट कर देता हूँ। अगर मुझे cos ax का इंटीग्रल सॉल्व करना हो तो उसका आंसर होता है sin ax ओवर a। अगर sin ax का इंटीग्रल सॉल्व करना हो तो इसका आंसर होता है माइनस cos ax ओवर a। और अगर x पावर n का इंटीग्रल सॉल्व करना हो और ये पावर n -1 ना हो तो फार्मूला होता है कि पावर को एक इंक्रीज़ कर लें और नई पावर से डिवाइड कर लें। अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हों तो इनके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लिया करते हैं, और अगर डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हों तो इनकी लिमिट्स को अप्लाई कर लिया करते हैं। और उसका मेथड होता है कि अपर लिमिट पुट करें वेरिएबल की जगह, माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। इसके अलावा हमें ज़रूरत पेश आएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये है कि अगर एक इंटीग्रल के अंदर 2 फैक्टर्स हैं u और v, आपको उन 2 फैक्टर्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं आता है, आपको उन 2 फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर की इंटीग्रेशन आती है। फ़र्ज़ करें अगर आपको u की इंटीग्रेशन आती है तो आप 2 टर्म्स बनाएंगे। पहली टर्म में भी u की इंटीग्रेशन लेंगे, दूसरी टर्म में भी u की इंटीग्रेशन लेंगे, और जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं ली है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड टर्म में उसका डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड टर्म को एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल, और दोनों टर्म्स के दरमियान में माइनस आएगा। और अगर इन 2 में से आपको फ़र्ज़ करें v का इंटीग्रल आता है तो v का इंटीग्रल फर्स्ट टर्म में भी लेंगे, सेकंड टर्म में भी लेंगे। जिसका इंटीग्रल नहीं लिया है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड टर्म में उसका डेरिवेटिव लेंगे, दूसरी टर्म की एक इंटीग्रेशन और करेंगे और दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस आएगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। ये वो सारे फार्मूला ही हैं जो मैंने आज के क्वेश्चन में इस्तेमाल करने हैं। इस डबल इंटीग्रल को हम किसी भी एक आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से सॉल्व करना चाहेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस डबल इंटीग्रल को कौन से आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से सॉल्व किया जाए ये हमें सोचना है। बाद औक़ात एक आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से क्वेश्चन की इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाती है और दूसरे आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से क्वेश्चन की इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। किसकी मदद से करेंगे? जब तक हम दोनों इंटीग्रेशंस को परफॉर्म नहीं कर लेंगे हम नहीं कह सकते कौन से आइटरेटेड इंटीग्रल की इंटीग्रेशन आसान है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इनर आइटरेटेड इंटीग्रल जो है y के रिस्पेक्ट से लेता हूं और आउटर इंटीग्रल जो है वो x के रिस्पेक्ट से लेता हूं, तो y के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन करते हुए मुझे y और साइन y के प्रोडक्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है और मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगी। और अगर मैं ये वाला आइटरेटेड इंटीग्रल इस्तेमाल करता हूँ
जिसमें इनर आइटरेटेड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है और आउटर y के रिस्पेक्ट से है। पहले इनर सॉल्व करना होगा, पहले मुझे इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना होगी और y को कांस्टेंट लेते हुए साइन का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास मौजूद है, हम इसकी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। दोनों वे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिकली एक ही तरतीब में करें तो सॉल्व होते हैं, दूसरी तरतीब में करने से सॉल्व नहीं होते हैं। ये वाला क्वेश्चन दोनों में से किसी भी आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से सॉल्व करें, सॉल्व हो जाएगा। मैं इनर आइटरेटेड इंटीग्रल जो है वो y के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ और आउटर इंटीग्रल जो है वो x के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ। x की लिमिट्स उसने हमें -π से 0 दी हैं और y की लिमिट्स उसने हमें 0 से π दी हैं। रीजन रेक्टेंगुलर है। जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है वो कॉन्टीन्यूअस भी है। कॉन्टीन्यूटी मैं यहाँ चेक नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इसकी कॉन्टीन्यूटी किसी भी डोमेन के पॉइंट पे चेक करना चाहें तो लिमिट और वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी है। हम फ्रोबेनियस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करने लगे हैं और हम चाहें तो इसी को सॉल्व कर सकते हैं कि इनर इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करें और आउटर इंटीग्रल जो है उसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करें। अगर हम इस तरतीब से इंटीग्रेशन करते हैं तो अंदर वाले इंटीग्रल पे y की लिमिट्स लेंगे 0 से π, बाहर वाले इंटीग्रल में x की लिमिट्स लेंगे -π से 0। और अगर इस तरतीब में इंटीग्रेशन करते हैं तो अंदर वाले इंटीग्रल पे x की लिमिट्स लेंगे जो कि -π से 0 हैं और बाहर वाले इंटीग्रल में y की लिमिट्स लेंगे जो कि 0 से π हैं। और मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस ऑर्डर में सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैंने इसको आपको सॉल्व करवाने से पहले सॉल्व किया है तो मैंने नोट ये किया है कि इस तरतीब में इंटीग्रेशन करना रिलेटिवली आसान काम है, जबकि इस तरतीब में इंटीग्रेशन करें तो पहले ही इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ती है। मैं इस तरतीब से इंटीग्रेशन करने लगा हूँ। पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, बाद में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। जब हम इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को हम कांस्टेंट लेंगे। y हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज ऑफ x प्लस वाई होगा और x की लिमिट्स जो हैं वो -π से 0 हैं। और आउटर इंटीग्रल जो है उसे भी हमने सॉल्व करना है, लेकिन आउटर इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले इस इनर इंटीग्रल में वेरिएबल x की लिमिट्स पुट करेंगे। याद रहे हमने इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से की है, ये जो लिमिट्स हैं ये वेरिएबल x की हैं। तो हम लिमिट्स जो हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। y जो है वो हमारे पास एज इट इज़, इस माइनस को y के साथ लिख लिया, -y आ गया। x की जगह अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो कॉज ऑफ y हो जाएगा माइनस फार्मूले का, फिर x की जगह लोअर लिमिट -π पुट करेंगे तो कॉज ऑफ -π प्लस y होगा। और आउटर इंटीग्रल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y है, जिसकी इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है। लेकिन y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले अभी हम चाहेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। इस इंटीग्रल को हम दो टर्म्स में लिख लेते हैं। पहली टर्म में माइनस बाहर लिख लेते हैं और इंटीग्रल आ जाएगा y cos y का विद रिस्पेक्ट टू y, और दूसरी टर्म में ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा y और कॉज ऑफ -π प्लस y। कॉज ऑफ -π प्लस y को आप ऐसे भी लिखा रहने दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, और इस पे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल कर लें, या वो फार्मूला ही जो आपने फर्स्ट ईयर में सीखे हुए हैं उनके मुताबिक आप इस -π को छोड़ देंगे और कॉज ऑफ y ले लेंगे। और -π प्लस से चूँकि हमारे पास क्वाड्रेंट बन रहा है, कौन सा, -π इधर लें, यहाँ -π यहाँ तक और प्लस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की अलामत नेगेटिव हुआ करती है, तो इसलिए -π को छोड़ के यहाँ cos y आएगा और साइन उसका नेगेटिव आएगा। इस इंटीग्रल की लिमिट्स भी हमारे पास 0 से π हैं, माइनस को बाहर लिख लें तो -y cos y, दोनों इंटीग्रल हमारे पास सेम हैं। इन दोनों इंटीग्रल्स को हम ऐड कर लें तो -2y cos y dy, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से π। अब हमने y इंटू कॉज वाई को इंटीग्रेट करना है। y इंटू कॉज वाई को इंटीग्रेट कैसे किया जाए? y इंटू कॉज वाई की इंटीग्रेशन हम करने लगे हैं बाय पार्ट्स। y इंटू कॉज वाई का डायरेक्ट फार्मूला मौजूद नहीं है। अगर इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग सोचें
तो y की इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और cos y की इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए मुझे इन दो फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर की इंटीग्रेशन करनी है। किसकी की जाए? हम सीख चुके हैं सिंपल इंटीग्रेशन करते हुए कि जब भी दो फैक्टर्स पे आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी हो और एक x की पावर n हो और दूसरा साइन, कॉज या e कोई भी फैक्टर हो, तो हम x की पावर n की इंटीग्रेशन नहीं करते हैं बल्कि दूसरे फैक्टर की इंटीग्रेशन करते हैं। x की पावर n की इंटीग्रेशन अगर हम नहीं करेंगे, इसका हमें सेकंड टर्म में डेरिवेटिव लेना होगा और डेरिवेटिव लेने से इसकी पावर एक कम हो जाएगी। तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने लगा हूँ y इंटू कॉज वाई की, और इंटीग्रल ले रहा हूँ मैं किसका? कॉज वाई का। कॉज वाई का इंटीग्रल लेंगे फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी। फर्स्ट टर्म में कॉज वाई का इंटीग्रल लेंगे और साथ में ये वाला y एज इट इज़। फिर सेकंड टर्म में भी कॉज वाई का इंटीग्रल लेंगे और y का डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड टर्म का अभी एक इंटीग्रल इसके बाद भी सॉल्व करेंगे। दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस आएगा और ये वाला -2 जो है वो बाहर आ गया। ये जो पहली टर्म है इसकी इंटीग्रेशन चूँकि सॉल्व हो जाएगी तो इसकी लिमिट्स हम राइट साइड पर लिख लेंगे, और सेकंड में अभी चूँकि हमने इंटीग्रेट करना है इसकी लिमिट्स इंटीग्रल साइन के ऊपर ही लिख रहे हैं। हम इसमें कॉज वाई का इंटीग्रल लेते हैं। कॉज वाई का इंटीग्रल कितना होगा? कॉज वाई का इंटीग्रल जो है वो हमारे पास साइन वाई आ जाएगा। कॉज वाई का इंटीग्रल साइन वाई, इसकी लिमिट्स हमारे पास 0 से पाई हैं। सेकंड टर्म में भी कॉज वाई का इंटीग्रल साइन वाई। सेकंड टर्म में वाई का डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू वाई ही ले रहे हैं। वाई के डेरिवेटिव को यहाँ आपने डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना है। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो 1 आएगा। सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन हमने अभी करनी है और फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन चूँकि सॉल्व हो चुकी है, इसकी लिमिट्स हमने राइट साइड पर लिख ली 0 टू पाई। फर्स्ट टर्म में इंटीग्रल की लिमिट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं y की जगह पाई। y की जगह पाई लिखेंगे तो यहाँ पाई और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये 0 आ जाएगा। फिर माइनस फार्मूले का y की जगह 0 लिखेंगे तो ये सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे इस इंटीग्रल में हमें इंटीग्रेशन करनी है सिंपल एक फैक्टर साइन की, और साइन का इंटीग्रल हमें मालूम है कि वो माइनस कॉस हुआ करता है और इसकी लिमिट्स 0 टू पाई। ये 0 - 0 0 हो जाएगा। इसकी लिमिट्स अप्लाई करते हैं। ये -2 हमारे पास एज इट इज़, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। y की जगह अपर लिमिट पाई लिखी तो कॉस पाई, फिर माइनस फार्मूले का y की जगह लोअर लिमिट 0 लिखी तो कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू कितनी हुआ करती है? कॉस पाई की वैल्यू -1 हुआ करती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 हुआ करती है। कॉस पाई की जगह -1, कॉस 0 की जगह 1, -1 और -1 ऐड होंगे तो -2 हो जाएंगे और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यही हमारे पास इस डबल इंटीग्रल का आंसर आ गया। मैंने इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व किया है। इसमें पहले मैंने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x की है और बाद में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y की है। हम फ्रोबेनियस थ्योरम की मदद से किसी भी डबल इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करते हुए ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन R कोई सा भी आइटरेटेड इंटीग्रल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बाज़ ऐसा होता है कि एक आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से सॉल्व करना आसान और दूसरे आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से सॉल्व करना मुश्किल होता है। बाज़ एक जैसा होता है और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हुआ करती हैं कि एक आर्डर के साथ उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना मुमकिन नहीं होता और दूसरे आर्डर के साथ उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना मुमकिन हुआ करता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे हमें अंदाज़ा होता चला जाएगा। याद रहे मैं बता चुका हूँ एक्सरसाइज 15.1 के जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें और अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें जो हमारी स्क्रीन पर भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने डबल इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है y ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 1 ओवर द रीजन R, और रीजन R हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन है जिसमें x की लिमिट 0 से 1 और y की लिमिट्स भी 0 से 1 हैं। फ्रोबेनियस थ्योरम हमें याद है, हम इस डबल इंटीग्रल को इन दो में से किसी भी एक आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं।
बशर्ते कि जिस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इस रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर कंटिन्यूस हो। और यहाँ पे जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है हमने, जो हमारा इंटीग्रैंड है, यानी y ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 1, ये कंटिन्यूस है ओवर दिस रेक्टेंगुलर रीजन। हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना मकसूद नहीं है। हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम इसकी इंटीग्रेशन दोनों में से किसी भी आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करते हुए मुझे कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूलाई की ज़रूरत है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर किसी इंटीग्रल में ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन मौजूद हो तो उसके इंटीग्रल का आंसर लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर हुआ करता है। और अगर हमें इंटीग्रेशन करनी हो लॉग की तो लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट्स किया करते हैं। और एक और फार्मूला है जिसका मुझे इस्तेमाल करना है, वो है 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का इंटीग्रल, और इसका आंसर हुआ करता है 1 ओवर ए टेनेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। एक बात का ख्याल रहे कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिख लूँ तो भी आंसर यही होगा। ए स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर की तरतीब बदल देने से ये नहीं होगा कि हम लिखें कि इसके इंटीग्रल का आंसर 1 ओवर एक्स और टेनेंट इनवर्स ए ओवर एक्स है, ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। कांस्टेंट का रेसिप्रोकल जो है वो टेनेंट इनवर्स से बाहर भी आएगा और कांस्टेंट का रेसिप्रोकल जो है टेनेंट इनवर्स के अंदर भी आएगा, और जो वेरिएबल है वो सिर्फ टेनेंट इनवर्स के अंदर होगा। इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करेंगे। और टेनेंट इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन कैसे किया करते हैं? टेनेंट इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया करते हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरतीब में किया जाए, कौन से आइटरेटेड इंटीग्रल का इस्तेमाल किया जाए। दोबारा याद करवा देता हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन दोनों आइटरेटेड इंटीग्रल से हो जाएगी, एक से थोड़ी आसान होगी और एक से थोड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इनर आइटरेटेड इंटीग्रल में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और आउटर में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करूँगा। जब मैं इनर में इसकी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से करूँगा तो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की इंटीग्रेशन वाला। इसमें y को हम कांस्टेंट रखेंगे और 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की इंटीग्रेशन करते हुए ये जो एक्स स्क्वेयर के साथ वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ख़त्म करना चाहेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में से वाई स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे और मेरे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वेयर या 1 ओवर वाई होल स्क्वेयर आ जाएगा। और अब हम इस पर टेनेंट इनवर्स का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इंटीग्रेशन करनी है इनर एक्स के रिस्पेक्ट से और आउटर इंटीग्रेशन जो हम नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म करेंगे वो है वाई के रिस्पेक्ट से। इनर इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, ये एक y ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर y जो है वो कांस्टेंट होगा, उस 1 ओवर y को हम कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर y के स्क्वेयर की। और टेनेंट इनवर्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कांस्टेंट इसमें 1 ओवर y है, बाहर आएगा 1 ओवर a यानी 1 ओवर y। और टेनेंट इनवर्स हमने सॉल्व करना होगा किसका? x ओवर कांस्टेंट यानी x ओवर 1 ओवर y। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमने राइट साइड पर लिख ली 0 से 1 और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है। और y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसमें लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे। ये बाहर वाला y और 1 ओवर y कैंसिल हो जाएंगे, ये y ऊपर आ जाएगा। अपर लिमिट जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो टेनेंट इनवर्स y हो जाएगा। लोअर लिमिट जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो टेनेंट इनवर्स 0 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स है 0 से 1। अभी हमने इंटीग्रेशन करनी है y के रिस्पेक्ट से। और टेनेंट इनवर्स y की इंटीग्रेशन हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। साथ में 1 ले रहे हैं, 2 फैक्टर्स हैं 1 और टेनेंट इनवर्स y। हमें 1 का इंटीग्रल मालूम है, टेनेंट इनवर्स y का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास कोई नहीं है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ। मुझे इन 2 फैक्टर्स में से 1 का इंटीग्रल आता है। 1 का इंटीग्रल हम फर्स्ट टर्म में भी लेंगे जो कि y होगा और 1 का इंटीग्रल हम सेकंड टर्म में भी लेंगे जो कि y होगा। टेनेंट इनवर्स y जो है फर्स्ट टर्म में एज इट इज़ आएगा, सेकंड टर्म में टेनेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव होगा जो कि 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर होगा। इसके साथ इंटू dy बाई dx नहीं लिखना, हम y के रिस्पेक्ट से ही इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं।
तो टेनेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर। सेकेंड टर्म की एक इंटीग्रेशन अभी हमने y के रिस्पेक्ट से करनी है। फर्स्ट टर्म में इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है, इसकी लिमिट्स हम इसकी राइट साइड पे लिख लेंगे 0 to 1। इसकी लिमिट्स सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे y की जगह अपर लिमिट 1 और टेनेंट इनवर्स 1, और फिर y की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे 0 इंटू टेनेंट इनवर्स 0 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, कैसे की जाए? इस सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे 1 प्लस वाई स्क्वेयर है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन सकता है 2y। ऐसा करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। टेनेंट इनवर्स 1 का आंसर π/4 हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल से बाहर आ गया और नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रल का आंसर नीचे वाले फंक्शन का लॉग आ गया। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई, बस इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। ये वाला π/4 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो log ऑफ 2 आ जाएगा। और y की जगह 0 लिखेंगे, log ऑफ 1, और log ऑफ 1 का आंसर 0 हुआ करता है। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई, लिमिट्स भी हमने अप्लाई कर ली, हमारे पास फाइनल आंसर π/4 माइनस 1/2 log 2 आ गया है। यही हम करना चाहते थे। हमें गिवन था कि इस डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करें ओवर दिस रेक्टेंगुलर रीजन। हमने ये वाला आइटरेटेड इंटीग्रल इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हुए इनर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे और आउटर विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, और आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए उस तरह से भी सॉल्व करना है। और देखना ये है कि मैंने ये जो कहा है कि जी ऐसे थोड़ा आसान है और वैसे करेंगे तो मुश्किल होगा, तो वो सच कहा है या झूठ कहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।